हम लोग लगातार क्लासेस को देख रहे हैं और इसी सीक्वेंस में हम लोग लगातार इसको पढ़ रहे हैं। तो झारखंड पीजीटी के जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और खूबसूरत और अच्छे और बहुत ही प्यारे स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए ये क्लासेस लगातार चलती रहेंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो। और उसी सीक्वेंस में आज हम लोग लेकर के आए हैं मैकेनिक्स 04। तो मैकेनिक्स 04 में आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, प्रेसिशनल वैल्यू दी हुई है ऑफ द टॉप, और उससे भी इंपॉर्टेंट जायरोस्कोप, ये भी आपके सिलेबस का एक बेहतरीन पार्ट है। इतनी चीज़ें हम लोग आज कवर करेंगे। सेंट्रल फोर्स और ग्रेविटेशन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और उसके बाद में आपका आएगा जी आई समझते हैं ना आप लोग, गैलीलियन इनवेरिएंस। एल टी का मतलब होता है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर पढ़ेंगे हम लोग ई मतलब आइंस्टीन इक्वेशंस। तो आज हम लोगों ने ये क्वेश्चन रखा हुआ है ना, बोर्ड पे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने। इस क्वेश्चन में व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। जो इस डिस्क को काटने के बाद में एक डिस्क है ना, ये डिस्क है, इस डिस्क में है ना, इस डिस्क में इस वाले छोटे से डिस्क को काट के हटा देने के बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही आप एनओटी कर सकते हैं, बट कभी कभी यहाँ पर आंसर भी आ जाता है। करने का तरीका बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही इजी है। कई बार मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको दिखाई है, बताई है, और आप लोगों ने इसे किया भी है, बट आज मैं इसको और भी इजी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप सभी लोग लगातार पढ़ते रहिए। आपका एग्जाम कभी भी हो, तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। चीज़ों को समझने और देखने और जानने के लिए आप लोगों को इससे रिलेटेड जो सीट्स होंगी futuregoals.in पर मिलेंगी, www. है ना, futuregoals.in पे। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी इस चीज़ की, ठीक है। आप लोग उसको डाउनलोड करिए और आराम से हमारे विजिट पर विजिट करिए और देखने के बाद में इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो हम लोग करने वाले हैं व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन गिवन हो जिसमें से हम r रेडियस में से r/3 का पार्ट अलग करें, तो सबसे पहले आप देखिए इस वाले क्वेश्चन में जो शॉर्ट ट्रिक होती है, जो केजीएफ होता है, वो कैसे करते हैं भाई। इस टोटल मास को, जिसका मास m है और रेडियस r है, इस m और r रेडियस के मास में, है ना, जो डिस्क है हमारी, इस डिस्क को हम लोग मान लेंगे कि टोटल इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो 9m है, ठीक है, 9m है। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सिस के अराउंड कितना होता है, 1/2 mr² होता है। बट हमने जो 9m माना है, तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 4.5 mr² आने वाला है, ठीक है। हमारे पास 4.5 mr² आने वाला है। जब हम इसमें से ये डिस्क हटाएंगे तो ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 1/2 m इंटू कितना हटा रहे हैं, r/3, स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, r²/9, है ना, r²/9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, या 18 आ जाएगा कह सकते हैं, mr/²/18, ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। भाई जब हमने ये डिस्क निकाल देंगे तो इसका थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया शिफ्ट होगा। कितना शिफ्ट होगा भाई, हमारे पास पहले रेडियस r थी, फिर कितनी शिफ्ट हो गई, ये इसमें से हमने r/3 कट कर दिया, तो कितना बचेगा, 2r/3। ये जो शिफ्ट होगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 1/2 m इंटू 2r/3 का होल स्क्वायर। ये कितना है, ये हो जाएगा कितना, 4 और 9, है ना, तो 4 mr²/18। ये आपका सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। भाई ये हटाने के बाद में इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्यों भाई, इसलिए हमने, क्योंकि इसको हमने हटा दिया है ना, हमने इसको इसमें से हटा दिया है। हटाने के बाद में जब ये हम इसको हटा देंगे तो यहाँ पर एक गोला बचेगा, खोखला सा भाग बचेगा, है ना। यहाँ पर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई गई है, वो मैं भी आपको सिखाऊंगा। तब ये इसका पार्ट जो बचेगा ना, वो कुछ इस तरह से बचेगा, है ना, कुछ इस तरह से इसका बचा हुआ पार्ट बचेगा, और ये यहाँ पे खोखला हो जाएगा। तो यहाँ पर mr²/18 आया था, यहाँ पर 4 mr²/18 आया है ना, 4 mr²/18 आया। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 mr²/18, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कितना था, 9/2 mr²। इसको काट पीट लीजिए, काट पीट लेंगे तो कितना बचेगा, देख लीजिए जरा, दोनों घटाना है हम लोग को, तो 9 2 18 यहाँ पे हो गया, है ना। और हाँ ठीक है। अभी एक मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, क्या हो रही, बहुत ध्यान समझिएगा, सबसे मिस्टेक होती है भाई। हमने इस एक्सेस को यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट किया है, तो ICM इज इक्वल टू होता है I प्लस का
आई सी एम है ना, आई न्यू इज इक्वल टू आई सी एम प्लस का एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 1/2 तो है नहीं, तो यहाँ 1/2 तो रहेगा नहीं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। जब 4/9 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे है ना, 4/9 हो जाएगा है ना। ये ऑप्शन में हटा रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शन कोई नहीं इसमें है ना, कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है, इसमें का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास इस वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है कितना, mr²/18, ठीक है। जब हमने इसमें से डिस्क निकाल दी है, निकालने के बाद जो बचा हुआ शेप है, उस शेप की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया शिफ्ट होगा, वो शिफ्ट होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, m4r²/9, इसको हम लिखेंगे m4mr²/9, ठीक है। अब ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देने हैं भाई। जब हमारे पास mr² है, इसको हम बाहर कर लेंगे, यहाँ बच रहा है हमारे पास 1/18 बच रहा है, और यहाँ बच रहा है 4/9, 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कर दीजिए, 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 और 8 और 1 9, 9/18 कट करिए, 1/2 कितना आएगा, 1/2। टोटल डिस्टेंस कितना था 1/2 mr² इंटू 9, क्यों, क्योंकि 9 भाग हमने लिए थे। माइनस का कितना बच रहा है 1/2 mr², कितना बचेगा 4mr²। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। इस तरह से हम चीज़ों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वही क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, और ना ही हमारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। देखिए, हम सभी लोग अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में या हम लोग पहले डेरिवेशन पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करने का, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर आप IIT नीट का एग्ज़ाम देंगे या IIT से बेहतर लेवल या गेट का एग्ज़ाम देंगे, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में बहुत ही सुपर से क्वेश्चन आते हैं, सुपर से क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि जो रिजिड बॉडीज़ होती हैं उनके अंदर कौन कौन सा मोशन होता है। तो रिजिड बॉडीज़ जो होती हैं ना, रिजिड बॉडीज़ है ना, ये हमारा रिजिड बॉडी है। अगर हम इसे कैसे भी घुमा रहे हैं तो इनके अंदर हम 2 टाइप के मोशन देखते हैं। एक देखते हैं ट्रांसलेटरी मोशन है ना, एक देखते हैं हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन, एक देखते हैं रोटेशनल मोशन है ना, और एक चीज़ बनता है वाइब्रेटिंग मोशन, VM, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन भी कई टाइप के होते हैं सर, ट्रांसलेटरी मोशन भी कई टाइप के होते हैं। एक होता है 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। 2D मोशन भी 2 टाइप का होता है, 2D मोशन भी 2 टाइप का होता है। एक होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, एक होता है सर्कुलर मोशन। तो हमें समझ में आया कि हमारे पास जो रोटेशनल मोशन है, जो हमारे पास में रोटेशनल मोशन है, इस रोटेशनल मोशन में आने वाले सारे के सारे पार्टिकल के जो फेनोमेना हैं वो किस में आएंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा, क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास टॉर्क आएगा है ना, टॉर्क आएगा। क्या आएगा, टॉर्क। अब टॉर्क तो हमने सोच लिया कि भाई टॉर्क कैसे जनरेट होगा, किसी पर परपेंडिकुलर पे हम फोर्स लगाएंगे टॉर्क बन जाएगा। टॉर्क से पहले क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर क्या आएगा एंगुलर वेलोसिटी, फिर क्या आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर आपके पास आता है टॉर्क, है ना। बात समझिए एक लाइन से, चीज़ों को इस हिसाब से पढ़ना है कि हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन से बाहर का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए भी तो हम क्वेश्चन कर ले जाए, है ना। ये टॉर्क। फिर आता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम है ना, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, 2 थ्योरम हो गई। फिर आता है ना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, फिर इंक्लाइन मोशन। तो हमें इतनी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। अगर इतनी बातें आपके दिमाग में पहुंच चुकी हैं तो बाकी की बातें तो बहुत ही ईजी है ना। मैं आपको एक एक करके हर चीज़ बताता हूँ, मैं इसे हटाऊंगा नहीं। ये हमारा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा की वैल्यू, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस होता है।
एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाई रेडियस। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिलेगा एस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, ये पहला फॉर्मूला हो गया। फिर आता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा। फिर हमारे पास है एंगुलर एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू एल्फा इंटू आर हो जाएगा। फिर हमारे पास टॉर्क दिया है, टॉर्क r क्रॉस f हो जाएगा। फिर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है, l इज इक्वल टू r क्रॉस p हो जाएगा। फिर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दिया हुआ था, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई इज इक्वल टू आई जेड जेड दिया होगा, आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस का एम ए स्क्वायर या एम आर स्क्वायर दिया होगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए के इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, बट इस चैप्टर को इस तरह से ना पढ़ के हम उससे भी इजी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए ये तीन हमने इक्वेशन पढ़े हैं, इन तीन इक्वेशंस का यूज देख लीजिए जो हमें याद रखना है। देखिए आपने मोशन के इक्वेशन पढ़े होंगे बचपन में, है ना, u प्लस का ए टी आपने पढ़ा, यहीं पे याद रखिए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस का अल्फा टी। चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर सेट करना है कौन सी वैल्यू आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है। तो हमारे पास ये इक्वेशन हो गई, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस का 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ये सभी इक्वेशंस हैं। अगर आप इनको ऐसे ही याद रखेंगे, और मैं याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा थीटा, थीटा बाई 2 ओमेगा प्लस का ओमेगा नॉट बाई 2। ये चार इक्वेशन आप याद रखिए, सारा काम बन जाएगा। ठीक है, इन इक्वेशंस को ऐसे लिख करके हम लोग एक और तरीके से लिखते हैं, वो तरीका बहुत ही यूनिक है, बेस्ट है, कि ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, या फिर है ना, या फिर अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, या फिर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी। इसे ओवर भी कभी कभी कह देते हैं या कहते भी हैं, है ना। तो ये हमारे इक्वेशंस हो गए, है ना। यहाँ से जो बच्चों वाले क्वेश्चंस आएंगे आप फटाफट कर ले जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो ये हमारा ये तीन चीजें हो गई फिनिश। यहाँ से यहाँ पर आपको टॉर्क दिख रहा है, क्या दिख रहा है, टॉर्क। टॉर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना है अगर आप इसे समझ पाए तो, ठीक है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम के फेनोमेना में ये बहुत काम करता है। और साथ में अभी जब आप प्रीसियस वैल्यू पढ़ेंगे, है ना, इसमें आप लट्टू को घुमाएंगे, लट्टू के नीचे एक परपेंडिकुलर सरफेस लगाएंगे, उसे घुमाएंगे, घुमाने पर जो स्पिन होगा उसका एंगुलर मोमेंटम ये सब फाइंड करेंगे, तब यहाँ पर इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग बाद में समझेंगे इसको। तो टॉर्क जो हमारा दिया हुआ है ना, टॉर्क इसे बला घूर्ण कहते हैं, आर क्रॉस एफ, है ना। अगर हम आर डॉट एफ निकालें तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कैसे आएगा समझ लो, है ना। फॉर एंगुलर टॉर्क which formula करेक्ट। ठीक है, पहला बी सी ये परपेंडिकुलर निशान है, और डी NOT। सोचिए कौन सा होगा। हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ ये, तो टॉर्क और फोर्स को अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें, है ना, तो क्या आएगा, 0 आएगा, करेक्ट है। और अगर इसका मल्टीप्लाई निकालें, है ना, तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। उसका रीजन मैं समझाऊंगा आपको। और ये तीनों तो परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी आपका आंसर सही, तो ये गलत हो गया।
तो ये ए एंड सी बोथ आंसर योर करेक्ट। अब समझिए ये वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ये हमारा आर है, ये हमारा एफ है और ये हमारा टॉर्क है। इन दोनों का ये आई वेक्टर पे है, ये जे पे है, ये के पे है। आप खुद सोचिए कि आई डॉट जे क्या होता है मेरे भाई, अगर दोनों परपेंडिकुलर तो जीरो होगा। तो वैसे ही जैसे ही आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू जीरो होता है, वैसे ही आई डॉट आई इज इक्वल टू वन होता है, इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू आई जे, जे डॉट के जे इज इक्वल टू वन होता है। ये दोनों नोट याद रखिए। देखिए हर एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है वो बहुत ही ईजी होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि हम उस क्वेश्चन को देखते कैसे और करते कैसे। अगर आप क्वेश्चन को बहुत ही यूनिक तरीके से देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन को सेकंडों में कर ले जाएंगे, और अगर आप उसे एज अ हेडेक देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हमें क्वेश्चन को ऐसे ही देखना है जैसे वो बहुत ही ईजी है, और एक्चुअल में क्वेश्चन जो आते हैं आपके एग्जाम में वो ईजी ही रहते हैं। ठीक है, तो अभी आपने टॉर्क पढ़ लिया है, अब हम लोग को पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, फिर ये सभी पढ़ना हम लोगों को। ध्यान से देखते रहिए, हर चीज़ एक्सप्लेन करी जाएगी और मज़ा बहुत आएगा, है ना, और मज़ा बहुत आएगा। मज़ा आने का सिर्फ यही रीज़न है कि जितना अच्छा, जितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में सेट कर पाएंगे, उससे बेहतर आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, है कि नहीं। सोचने वाली बात है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और हमें क्वेश्चन में वो चीज़ें दिख रही हैं, वो खूबसूरती दिख रही है कि हमने क्वेश्चन को ऐसे ही कर लिया। मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए हमें पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI, है ना, इसे माई समझिए, है ना, मोई, MOI पढ़ना है हम लोग को। अभी तक आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का उसके एक्सिस के अराउंड निकालते हैं, तो हम सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सिस के अराउंड याद कर लेंगे, बस क्वेश्चन बन जाएंगे सारे के सारे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देखिए कैसे याद करना है। हमारे पास डिफरेंट टाइप की शेप होती हैं, हम उसे 4 शेप ऐसी होती है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हम वो शेप को याद करेंगे। सबसे पहले हमें रिंग याद रखनी है ना, एक रिंग आपको याद रखनी है। रिंग के बाद में आपको डिस्क याद रखनी है ना, हालांकि डिस्क बाद में आती है, फिर मैं आपको ऐसे ही याद कराऊंगा कि आप शेप याद रख सके। भाई रिंग कैसी होती है, रिंग तो गोल गोल टाइप की होती है। डिस्क कैसी होती है, डिस्क गोल होती है पर इसमें कंटेंट होता है बीच के अंदर। यहाँ पर आप स्फीयर याद रखिए, ये स्फीयर कौन सा, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। चौथे पे याद रखिए, है ना, स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल याद रखिए, और एक याद रखिए रॉड। ये 5 याद रखिए, बस काम बन जाएगा। ये 5 याद रखना है, 2, 3, 4 एंड 5 याद रखनी है, मकड़ी की जाले की तरह। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके इस एक्सिस के अराउंड होता है mr², ठीक है, mr² होता है। डिस्क का हाफ mr² होता है, इसका 2/5 mr² होता है, इसका 2/3 mr² होता है, और इसका ml²/12 होता है, अगर सिर्फ लेंथ गिवन है तो। अगर इसको हम देखें तो ये 0.4 होता है, इसको देखें 0.6 होता है, और इसको तो हटा ही दो, इसको 0.5 ले लो। तो सबसे पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऑर्डर पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता कैसे है। अगर आप ये समझ गए तो आधे क्वेश्चन आप ऐसे लगा ले जाएंगे। देखो सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है, रिंग का। फिर 0.6 वाले पकड़ लो, स्फेरिकल सेल। फिर किसको पकड़ना है, फिर पकड़ना है डिस्क को, डिस्क को। फिर उसको पकड़ना है, फिर पकड़ना है सॉलिड स्फीयर को, सॉलिड स्फीयर को, ठीक है। ये आपका MOI का ऑर्डर है मेरे भाई, ठीक है। इन 5 से ज़्यादा आपके एग्जाम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ नहीं सकता, है ना। अगर पूछेगा भी तो इन 2 को मिला के पूछ लेगा, और जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। परेशान मत होइए, बहुत ही खूबसूरती के साथ पढ़ना है आप लोगों को। तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऑर्डर हो गया, और हमने ऑर्डर को याद कर लिया, ठीक है। डिवाइड कर मैंने आपको दिखा भी दिया। अब देखिए, अब मैं 2 एक्सिस की थ्योरम याद रखनी है। 2 थ्योरम्स आती है ना। एक थ्योरम होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, प्लस का I/Y इज इक्वल टू I/Z, है ना। और एक होता है I/न्यू इज इक्वल टू ICM प्लस का MR²। ये R वो वाला R है जिस एक्सेस पर आपने उसको ट्रांसफ़र किया है,
है ना, इसको ए लिख लीजिए आप। ये दो थ्योरम है, इन दो थ्योरम का इस्तेमाल मैं आपको सिखा देता हूँ, है ना। प्लेट है मेरे पास, बिल्कुल। देखिए सपोज करिए कि ये प्लेट है और ये एक्स है और ये वाला वाई है, ये कोई भी एक्स ले लीजिए, ये एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए। इस प्लेन पर जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उनका सम इसके इस एक्सेस के बराबर होगा या होना चाहिए। ये पहली थ्योरम है, ठीक है। दूसरे थ्योरम में ये है कि अगर आप इस एक्सेस को ऐसे घुमा रहे हैं, इस बॉडी को ऐसे घुमा रहे हैं, और अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक चेंज करेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चेंज कर रहे हैं, इसके एक्सेस को चेंज कर रहे हैं, तो चेंज करने वाली डिस्टेंस जो है वो ए है, और बाकी मास तो आपको पहले से पता है, ICM आपको पहले से पता है, और I आपको गिवन होगा। आप फटाफट क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। जब भी आप ये और ये थ्योरम लगाएंगे, इन दोनों थ्योरम का इस्तेमाल करके हम डिफरेंट शेप के क्वेश्चंस बनाते हैं। सबसे पहले ध्यान समझिए, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया शो कर रहा है, इसकी ये डिस्क है ना, ये रिंग है, मान लीजिए ये रिंग है हमारी, है ना, ये रिंग है। इस रिंग के इस एक्सेस के अराउंड ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया शो कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस वाले को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो पूछेगा कि भाई इस एक्सेस के अराउंड अगर घुमाएंगे तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर कौन सा एक्सेस लगाना है, पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाना है। क्यों लगाना है समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये एक्सेस ऐसे थी, जब हम इस एक्सेस को ऐसे ट्रांसफर करेंगे, यहाँ से ऐसे ट्रांसफर करेंगे तो पैरेलल रहेगी ना, तो पैरेलल एक्सेस लगेगा। अब सोचो अगर इसको हम ऐसे था यहाँ पे और हमको इसका या इसका निकालना होता, तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम लगाते। तो बात को ध्यान से समझना, एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस को लगा लेना है कि अगर हमारे पास ये रिंग है खूबसूरत सी, आपने अपने बाबू को पहनानी है या बाबू को अपने सोना को पहनानी है, तो ये रिंग इस एक्सेस के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जिसे हम I कहेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर mr², ठीक है। अब इस एक्सेस को अगर हम यहाँ से लेकर के इसके सरकमफ्रेंस पे आ जाएं, है ना, इसकी परिधि पे आ जाएं और कहीं पर भी खड़े होकर के इसे घुमा दें, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ एक बढ़ेगा, सिर्फ एक बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ पे जाने पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, यहाँ पर I' ले लीजिए, तो I' कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2mr²। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़ जाएगा। बात समझ में आई आपको। अगर इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ऐसे हमने निकाला है ना, ये I' निकाला है जो यहाँ पर, अब इस वाले पॉइंट पर आप कहीं पर ही पॉइंट बना लीजिए, इस सब जगह पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 2mr² होगा। अब इसको घुमाते जाइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है, बहुत ही खूबसूरत पढ़ना है। दूसरी बात, अगर हम इस एक्सेस की जगह पर इसका ये एक्सेस निकालना चाहें, ये वाला, तो कैसे निकालेंगे। याद रखने वाली बात है, जब भी कोई सिमेट्रिकल बॉडी होगी, उस सिमेट्रिकल बॉडी में x और y इक्वल होंगे। जब इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा या 2y हो जाएगा, और IZ हमारे पास पहले से गिवन है कितना है, mr², तो IXX और IYY कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात है खूबसूरत सी कि IXX इज इक्वल टू IYY इज इक्वल टू हाफ mr² हो जाएगा। क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछ सकता है कि अगर हमारे पास रिंग दी है और उस रिंग का उसके x एक्सेस के अराउंड, डायमीटर के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल हो सकता है, तो डिस्क के इक्वल हो सकता है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चंस को करना है। बात समझ में आ गई है तो बहुत ही खूबसूरत सी बात है, अदरवाइज नहीं आई तो मैं दोबारा समझा देता हूं आपको, ठीक है। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हमारे पास रॉड दिया हुआ है, इस रॉड के बारे में बात करते हैं। ये रॉड है, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस रॉड का मोमेंट इस एक्सेस के अराउंड है ml²/12, पर हम यहाँ से खुश नहीं, हम इस वाले एक्सेस के अराउंड जाना चाहते हैं, ठीक है। इस एक्सेस के अराउंड इसे हम घुमाना चाहते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/3, ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, ये डिस्टेंस l/2 है, ये डिस्टेंस l/2 है, यहाँ से आप यहाँ घुमा के ला रहे हैं, इस एक्सेस के अराउंड ml²/12 है, वहाँ से यहाँ तक घुमा के ले गए, l²/4 हो गया। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 4 हो जाएगा, 4 को बाद में 1/3 आ जाएगा, है ना। तो ml²/3 हो जाएगा। याद रखिए ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही, है ना, यूनिक तरीके से क्वेश्चंस को लगाना है। और मैं तो कहूँगा याद रखिए यार, ये छोटी छोटी बातें एक बार में याद कर लीजिए भाई, क्या है, कुछ नहीं है। देखो कैसे याद करना है,
रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एम आर स्क्वायर, डिस्क का कितना होता है हाफ एम आर स्क्वायर। कहाँ से बात कर रहे हैं, उसके एक्सिस के अराउंड बात कर रहे हैं। स्फीयर का कितना होता है, कौन से सॉलिड स्फीयर का कितना 2/5, और सेल का कितना होता है 2/3, रॉड का कितना होता है ml स्क्वायर में 12। काम खत्म। बताओ क्या बचा इसमें, कुछ नहीं, सिंपल सा तो है। तो ये हमारा हो गया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना, ये हमारे क्वेश्चन हो गए। इस क्वेश्चन के आगे हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है ना, अब हम लोग को निकाल रिलेशंस, है ना, रिलेशंस निकालना है। हालांकि रिलेशन से क्वेश्चंस नहीं आते, फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जो एग्जाम में आए हैं। जैसे टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, है ना। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, ए होता है। ए इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू एल्फा होता है, आर अल्फा होता है। ये हमारा एफ हो गया, यहाँ रख दीजिए। ये हो गया आर, ये हो गया एम आर एल्फा। एम आर स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई अल्फा हो गया। मतलब टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा हो गया। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी होता है मेरे भाई। इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, यहाँ पर आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हमारा आई हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, टॉर्क के बराबर है। तो आई ओमेगा इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी टी। अगर टॉर्क को जीरो कर दिया जाए, मैंने कल आपको बताया था, तो क्या हो जाएगा, ये एल ओमेगा, ये जो आई ओमेगा है ये कंजर्व्ड हो जाएगा, और इसी हम कहते हैं एल। ये क्या है, कंजर्व्ड हो जाएगा या कांस्टेंट हो जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि सर किसी रिजिड बॉडी पर जो रोटेशनल मोशन कर रही है उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने की कंडीशंस क्या है। मोमेंटम जीरो, टॉर्क जीरो, या खुद मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जीरो, या सभी। तो याद रखिएगा कि इसमें क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका आंसर कि भैया उसका क्या जीरो है, उसका टॉर्क जीरो है। क्लियर हुई बातें। तो ये सिंपल से क्वेश्चन मेरे भाई, अगर आप इन सिंपल क्वेश्चन में धो गए तो कैसे काम चलेगा। तो ये सब आपको बातें याद रखनी है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, मजेदार बात। वो क्या है, मजेदार बात यह है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, पर उस कॉन्सेप्ट से खूबसूरत बात यह है कि उसमें हमें यह समझ में आएगा कि क्या कोई ऐसा एक फिक्स पॉइंट है जिस पॉइंट के अराउंड हम सभी एक्सेस पर जाने पर या किसी भी एक पार्टिकुलर एक्सेस पर जाने पर हम किसी भी शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। ऐसा ही पॉइंट क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाता है। क्लियर हुई बात है। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का छोटा सा क्वेश्चन है। अब देखो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है रेडियस ऑफ जायरेशन। कैसे निकालेंगे, ध्यान से, मन से। तो हमारे पास रिंग है सर, क्या है, रिंग है। एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, आई। आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, है ना। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का रेशियो कितना है, 1। यहां पर के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन। ये रिंग का है, डिस्क पे आ जाइए। डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ हाफ एम आर स्क्वायर होता है, तो जो यहाँ पे लिखा है यही इसका वैल्यू है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। स्पीयर है 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 हो जाएगा। शेल है 2/3 हो जाएगा, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सर ये बता क्यों रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, अभी समझाते हैं, ठीक है। इतनी बातें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो हम लोग आगे चलते हैं अपने नई चीज़ पे। चीज़ क्या होता है सर, है ना, चीज़ क्या होता है। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत ही नॉनसेंस का कॉन्सेप्ट है। हम लोग आते हैं एंगुलर मोमेंटम पे, है ना, एंगुलर मोमेंटम, इसे हम एल से नोट करते हैं, और ये आर क्रॉस पी होता है ना। ये एन एच अपॉन 2 के इक्वल होता है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे किसमें, मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ भाई। और ये होता है एम वी आर, ठीक है। यहाँ से ये आर पी साइन थीटा भी लिखा जाता है, ये हमारा एल होता है, ठीक है। ये दोनों वेक्टर्स होते हैं।
अब क्या है, कुछ नहीं, नथिंग, 0% सन्नाटा। अगर एक्सटर्नल फोर्स की जगह पर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो हमारा L क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, ठीक है। और अगर फोर्स 0 है तो हमारा जो P है वो क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, ठीक है, कंजर्व्ड होगा, याद रखिए। ये कुछ वो बातें हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कल भी मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए हाफ mv² p²/2m हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। बट यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ I⍵² इज इक्वल टू KE, ये हमारा होता है। तो इसको हम KT लिखेंगे, इसको TR लिखेंगे, इसे RO लिखेंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ I⍵², हाफ I⍵², या फिर L²/2i, ये दो फॉर्मूले याद रखिए पहले तो ये। अब फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए हैं तो इनसे बनने वाले कुछ ग्राफ याद रखने हैं, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन अच्छे खासे आपके एग्जाम में बनते हैं। कम से कम 10 नहीं तो 5 ग्राफ पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो देखिए, इसमें ग्राफ बनाना है। ये हमारा K रोटेशनल है, KE है, और ये हमारा क्या है, L है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इस ग्राफ को ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर ये हमारा K है और ये हमारा I है तो ग्राफ रेक्टेंगल हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें बात याद रखिएगा, ये सब बता चुके हैं, फिर भी एक बार याद रखिएगा, है ना। 2 फॉर्मूले और बता रहा हूं आपको काम के, है ना। अगर हमारे पास कोई इंक्लाइंड सरफेस है, उस इंक्लाइंड सरफेस पर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसका मास m है और ये h हाइट पर है, इसकी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस s है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक रोल होते हुए आ रहा है, तो रोलिंग ऑब्जेक्ट के पास में जो काइनेटिक एनर्जी होगी, कौन सी, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ये होगा। ये बात याद रखिए, है ना। थोड़ा सा मैं पानी पीता हूँ, थोड़ा सा इसको पानी पिलाता हूँ, फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। बातें कुछ समझ में आ रही है ना। तो इतनी हमारी बातें आपको आनी चाहिए। ये कौन सी है, ये है काइनेटिक ट्रांसलेशन एनर्जी। ये कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, कौन सी, रोटेशनल। ये क्या है, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है जो इसमें और इसमें कन्वर्ट हो गई है। जब ये ऑब्जेक्ट यहां से रोल होते हुए नीचे आएगा तो इसके पास में एक वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट होगा, ये 4 चीजें होंगी इसके पास में। और जब 4 चीजें होंगी तो 4 चीजों के लिए कुछ फॉर्मूले होंगे। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप इनके डेरिवेशंस को सॉल्व करें, मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा कि आप इनके फॉर्मूलों को एज इट इज याद कर लीजिए, या फिर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, 2 बार आप लिखेंगे याद हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। बस उनकी कैसे एप्लीकेशन से ये समझना होगा। वेलोसिटी दिया हुआ है, तो अगर कोई पार्टिकल यहाँ से रोटेट होते हुए नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू √2gh अपॉन में 1 प्लस का k² अपॉन r², ये हो जाएगा, ये वेलोसिटी है। यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है, हमें पता है कि अगर ये एंगल थीटा दिया हुआ है तो इसका एक्सेलरेशन g sin थीटा हो जाता है अगर बॉडी सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन कर रही हो। बट यहाँ पर क्या कर रही है, वो रोटेशनल मोशन भी कर रही है, तो ये फॉर्मूला g sin थीटा अपॉन में 1 प्लस का k² r² में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। यहां पर हमने वेलोसिटी निकाल ली है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लें, तो हाफ m, अब इसका v² करते कितना हो जाएगा भैया, 2gh हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन में 1 प्लस k² r² हो जाएगा, उसे 2 काट दो, कितना हो जाएगा mgh अपॉन में 1 प्लस का k² r² आ जाएगा। ये कौन सी एनर्जी है, रोटेशनल है। ट्रांसलेटरी कौन सी हो जाएगी, हाफ mv²। टोटल कितनी हो जाएगी, k टोटल इज इक्वल टू हाफ mv² ब्रैकेट में 1 प्लस k² r²। बस काम खत्म।
एक एफ एस बच गया सर। एफ एस क्या है यहाँ पर, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, तो एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर होता है। सर थीटा अभी रह गया, तो भैया म्यू भी ले लीजिए। म्यू इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन में 1 + आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर हो जाएगा। ये सारे कांस्टेंट वैल्यूज आपके लिए हो गए हैं। ये नीचे वाली वैल्यूज दिख रही हैं कि नहीं दिख रही, मैं देख लेता हूँ। सभी दिख रहे हैं, सभी ही बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बातें समझ में अगर आपको आ गई हैं तो मैं कुछ और बातें आपको समझाता हूँ। यहाँ से समझिए 1, यहाँ समझिए 2, यहाँ समझिए 3 और यहाँ समझिए 4। सोचिए आपके पास रिंग है, रिंग का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना होता है 1, तो उसके पास में कितनी रोटेशनल एनर्जी होगी उसके पास में mgh/2 होगी कि नहीं होगी। अगर mgh/2 उसके पास रोटेशनल एनर्जी है तो उसके पास में ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी भी 1/2 होगी। मतलब इसका ऐसे है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आएगा कि सर आपके पास एक डिस्क है, उस डिस्क के पास में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब पूछेगा कौन सी काइनेटिक एनर्जी, 50% है, तो आपको याद रखना है कि ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी भी 50% है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी 50% है। बातें आपके दिल के अंदर शायद उतर रही होंगी थोड़ी थोड़ी सी। ये क्लास आप 2 बार देखिएगा, तब बेहतर तरीके से क्लास उतरेगी आपके अंदर। ये तो काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये तो क्वेश्चन कहाँ से हुआ, ये आपका काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को हम कुछ और तरीके से डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पर देखो mgh/2 आया है, mgh/2 आया है, और उस mgh/2 के बाद में अगर हम इसकी जगह पर हम स्फीयर ले लें, कौन सा, सॉलिड स्फीयर। 2/5 होता है सर इसका, 2/5 एक जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, तो 5/7 मतलब 10/7 है ना, 10/7 ठीक है, 10/7 है ना, mgh आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 10/7 mgh। तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 3/7 mgh, 3/7 है ना। इसका परसेंटेज निकाल लीजिए आप, बस काम खत्म। tan थीटा दिया हुआ है, अगर हम इसको 30 के एंगल पर 45 के एंगल पर रख दें, है ना, 45 के एंगल पर रख दें, है ना, 45 के एंगल पर रखें इसको, तो ये तो 45 हो गया। अब हमने क्या किया, हमें म्यू बताना है ना। कई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो देख लेते हैं हम लोग एक करके। जैसे हमारे पास म्यू दिया हुआ है सर, क्या दिया है, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन में 1 + का आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ये दिया हुआ है। हमने लिया डिस्क, हमने लिया रिंग, डिस्क और रिंग ले लिया हमने, या हमने स्फीयर ले लिया और हमने एक डिस्क ले ली, इसका 2/5 बचा, इसका कितना बचा, इसका बचा 1/2 है ना। इसको स्विच करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, मतलब इसका मतलब है 5/2 मतलब 2.5 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3.5, मतलब ये आया हमारे पास 1/3.5 का मतलब कितना है, 7/2 मतलब 2/7 है ना। ये किसका है, ये स्फीयर का है ना। ये क्वेश्चन 1 हो गई। म्यू डिस्क 1/2 इसका है, तो 2/1 मतलब 3 हो जाएगा। डिस्क कितना आ गया, 1/3 आ गया। अब बताओ इसमें से कौन ज़्यादा है भाई। इसको डिवाइड करेंगे तो 70 से 20 से 7 डिवाइड करो, 2 14 पॉइंट लगेगा है ना, और 10 को 0.3 आएगा, तो म्यू डिस्क ज़्यादा होगा म्यू स्फीयर से। ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स भी निकाल सकते हो, और भी चीज़ें निकाल सकते हो, है ना, कई तरह की चीज़ें निकाल सकते हो। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है जो आप ना कर पाओ, सब आप कर ले जाओगे। बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं आप सभी लोग। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, जितने टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके एग्जाम में, मैंने आपको वो बताए हैं। बस इससे एक्स्ट्रा मैंने आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं समझी, और नहीं मैं बताना चाहता हूँ इसके ऊपर आपको कुछ भी, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया इतना। अब हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया, एंगुलर मोमेंटम पढ़ लिया, काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली, इंक्लाइंड सरफेस पढ़ लिया, है ना, और लॉज भी पढ़ लिए। अब हम लोग को एक नया टॉपिक या चीज़ें पढ़नी है, जैसे जायरोस्कोप। और लट्टू आपने देखा है ना, लट्टू अगर आपने देखा है ऐसे करके होता है ना, और यहाँ पर इस सरफेस पे नाचता रहता है, ये क्या होता है, तो रोटेट होता रहता है ऐसे करके, है ना। तो हमें पढ़ना है प्रेसिशन वैल्यू, है ना, प्रेसिशन वैल्यू प्रेसिशन पढ़ना हम लोग को। प्रेसिशनल एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो फॉर्मूले से बनेगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। ओमेगा पी इज इक्वल टू एम जी आर बाई एल, ठीक है। ये हुआ पहला क्वेश्चन आएगा, है ना, प्रेसिशनल एंगुलर वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ए थीटा, बी मोमेंटम, सी टॉर्क, डी ऑल। तो याद रखिए जो थीटा होता है वो प्रेसिशनल एंगुलर वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट रहता है, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही बन सकते हैं। तो ओमेगा पी प्रोपोर्शनल टू 1/L, इसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम, प्रोपोर्शनल टू थीटा की पावर 0, प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा। या सर ओमेगा क्या है, यहाँ पे जो ओमेगा है वो है स्पिन वेलोसिटी, स्पिन एंगुलर वेलोसिटी। ये सर क्या है, ये है प्रेसिशन एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे सर आर क्या है, आर है डिस्टेंस टोटल, ठीक है। इसकी जगह पर एम जी आर बाई आई ओमेगा भी होता है। यहाँ पर आई ओमेगा से हम ध्यान रखेंगे कि जो डब्ल्यू पी है वो मास पे भी डिपेंड नहीं करता है ना। हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं तो इस बात को आप याद नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मास तो कट ही जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थीटा वाला, याद रखिएगा कि जो डब्ल्यू पी है ना, जो प्रेसिशन एंगुलर वेलोसिटी है वो थीटा से इंडिपेंडेंट होती है। बस ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, आप याद रखिएगा। इन्वर्सली इस पर होती है, तो ऐसा ग्राफ भी अगर पूछा जाए तो डब्ल्यू पी अगर ये दे दे और ये एल दे दे तो ग्राफ रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है। बातें समझ में आई आपको। यहाँ से ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पहुंचेगा सिंपल से, है ना। कुछ क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए, मैं वो क्वेश्चन करा देता हूँ पहले आपको, फिर मैं आगे चलता हूँ, है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख के लाया हूँ, है ना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, है ना। किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो मैंने सोचा करा देता हूँ। जब हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल हैं तो मुझे कराने में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। है ना, तो हो गया। क्वेश्चन है रेट ऑफ प्रिसेशन, है ना, डिपेंड ऑन ए एंगुलर स्पिन, बी एंगुलर मोमेंटम, सी बोथ, डी है ओनली
एंगुलर मोमेंटम, याद रखिए इस पर भी डिपेंड करती है, इस पर डिपेंड करती है। ओमेगा पी प्रोपोर्शनल टू 1/L, प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा, प्रोपोर्शनल टू थीटा की पावर 0। ये मैंने आपको भी थोड़ी पहले लिखवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है विच फॉर्मूला करेक्ट फॉर, है ना, प्रोसेशनल एंगुलर वेलोसिटी। पहला फॉर्मूला है WP mgr/L, बी है टॉर्क इज इक्वल टू WP इंटू L, सी फॉर्मूला है ना, WP इंटू ओमेगा P इंटू ओमेगा इज इक्वल टू mgr/I, है ना। और D है ना, D है ऑल। तो याद है कि ये फॉर्मूला भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। इसमें आपके सारे फॉर्मूले करेक्ट हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको करा दिए हैं। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ, वो लिख के लाया हूँ, बड़े से क्वेश्चन है। इसके ऊपर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये बात मान लीजिए। सब कुछ ठीक रहा तो क्वेश्चन यहीं से पूछ लेगा, जहाँ से मैंने आपको बताया है ना। अच्छा, अच्छी बात यह है कि ज़ायरो इसको भी क्वेश्चन में लिख के लाया हूँ आपके लिए, है ना, इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन। देखिए इतना सारे क्वेश्चन याद नहीं रहते कि कितने क्वेश्चन कराने हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आए हैं। उन क्वेश्चंस को करा देने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहता है ना। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, क्वेश्चन है एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर मास m, एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया है 0.5 मीटर, 0.1, ओमेगा दिया हुआ है 1 रेडियन पर सेकेंड, जी दिया है 10, और R दिया हुआ है, R दिया हुआ है R प्लस का पिन लेंथ, है ना, पिन लेंथ। अब क्वेश्चन सुनिएगा, एक सॉलिड स्फीयर है जिसके बाहर एक पिन लगा हुआ है। ये एक स्फीयर है, इसके बाहर एक पिन लगा हुआ है। इस पिन की लेंथ कितनी है? ये जो पिन की लेंथ होगी, है ना, जो पिन की लेंथ होगी, इस सेंटर से इस टोटल लेंथ को हम लोग कहते हैं R, हम लोग कहते हैं R, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से यहाँ तक पिन की लेंथ दी होगी, इस पर एक घूम रहा होगा ऐसे करके, ऐसे इसका टॉप घूम रहा होगा। अब आपको लगाना है WP इज इक्वल टू mgr/, क्या होता है भाई, L होता है, L इज इक्वल टू I ओमेगा हो जाएगा, I इज इक्वल टू 2/5 mr² हो जाएगा, mgr/2/5 mr² इंटू ओमेगा। m से m कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास WP या ओमेगा P कितना आएगा, है ना, ओमेगा P कितना आएगा आपके पास 5gr/2r² इंटू ओमेगा। यहाँ पर ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पिन है ना। बातें क्लियर हो गई, तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जायरोस्कोप पे। जायरोस्कोप से 3 क्वेश्चन बनेंगे, तीनों क्वेश्चन में लिख के लाया हूँ, आराम से समझिएगा, पढ़ते रहिए, क्वेश्चन को करते रहिए। पहला है जायरोस्कोप
प्रिंसिपल डिपेंड ऑन, मतलब जायरोस्कोप का जो प्रिंसिपल होता है किस पे डिपेंड करता है, एंगुलर मोमेंटम पे, लिनियर मोमेंटम पे, दोनों पर, एनओटी किसी पे नहीं। तो याद रखिए जो जायरोस्कोप का मोमेंटम होता है वो एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड करता है ना। प्रिंसिपल जो है एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है। तो क्या होता है, एंगुलर है ना मोमेंटम के, है ना, के कंजर्वेशन लॉ पर काम करता है, काम करता है ना, काम करता है, याद रखिए, है ना। जायरोस्कोप में कितने एक्सेस होते हैं, एक्सेस होते हैं, तो याद रखिए 3 एक्सेस होते हैं, ठीक है, 3 एक्सेस होते हैं। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि जायरोस्कोप का यूज क्या है ना, क्या करते हैं, है ना, फाइंड द ओरिएंटेशन एंड नेविगेशन सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, या फिर जहां पर मैग्नेटिक निडल काम नहीं करती है, जहां पर क्या नहीं काम करती है, मैग्नेटिक निडल, है ना, मैग्नेटिक निडल, निडल जहां पर वर्क नहीं करती है, जहां पे वर्क नहीं करती है वहां पर जायरोस्कोप यूज करते हैं हम लोग, है ना। या फिर जहां पर, है ना, जैसे आपका स्पेस है, स्पेस में, है ना, इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ पर हम किसी भी डायरेक्शन को सही से फाइंड नहीं कर सकते। तो आई होप आपको चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी। इसके जो नोट्स हैं, है ना, वो मैं futuregoals.in पे डलवा दूंगा, जो हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं आपकी क्लास को प्रिपेयर करने के, है ना, टाइम पे, वो मैं नोट्स डलवा दूंगा, एक शीट डाल दूंगा कुछ क्वेश्चंस की जो आप लोग सॉल्व कर सकें, है ना। तो ये आपका इतना कंटेंट है, आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, और कोई भी चीज़ है उसके लिए आप लोग यहाँ पर विजिट कर सकते हैं futuregoals.in पे, goals.in पे आप लोग विजिट कर सकते हैं, है ना। किसी और जानकारी के लिए आप लोग यहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।